दोस्तों इससे पहले चैनल पर आपके लिए 2 वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने मिस कर दिया तो आप इनको देख लीजिएगा। स्टॉक्स के ऊपर बातचीत की है, साथ में कुछ बड़ी अपडेट्स हैं जो कल के मार्केट के लिए ज़रूरी है। सो स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, इन व्यक्ति का नाम है मार्क फेबर। इनको डॉक्टर डूम के नाम से भी जाना जाता है। अब क्यों ये डॉक्टर डूम के नाम से फेमस है, उसको आगे चल के चेक करते हैं, फिर स्टॉक्स के ऊपर भी डिस्कशन होगा। सो अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो नीचे कॉमेंट के अंदर आप नो लिख सकते हैं और इनके बारे में जानिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी प्रिडिक्शन की है इन्होंने इंडियन मार्केट को लेकर। साथ में आप देख सकते हैं क्रेडिबल भी है इनकी प्रिडिक्शन, पहले भी काफ़ी कुछ प्रिडिक्ट ये कर चुके हैं और उसके बेसिस पे चीज़ें प्ले हो चुकी हैं। फर्स्ट आप नोट कर सकते हैं ये कॉन्ट्रा इन्वेस्टर है, यानी मोमेंटम प्ले नहीं करते हैं। अगर मार्केट नीचे होता है तो बाय करते हैं और मार्केट ऊपर होता है तो सेल करते हैं, वॉरेन बफेट की तरह। साथ में आप देख सकते हैं इनका निकनेम है डॉक्टर डूम। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब कॉशियस होते हैं मार्केट को लेकर और काफ़ी ज़्यादा बैरिश होते हैं। तो अगर आप इनका व्यू देखोगे इंडिया के लिए, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि ये बुलिश इन्वेस्टर नहीं है, मोस्टली ये बैरिश इन्वेस्टर है और अच्छी वैल्यूएशन आने का वेट करते हैं, तब तक ये बैरिश रहते हैं। मतलब हम यूएस मार्केट के या स्विस मार्केट के शंकर शर्मा इनको बोल सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1987 में स्टॉक मार्केट क्रैश वार्निंग इन्होंने दी थी। सबसे फेमस जो कॉल इनकी थी वो ये थी, एडवाइस किया था अपने क्लाइंट को कि रिड्यूस करो स्टॉक एक्सपोजर 1987 मार्केट क्रैश से पहले, यानी ब्लैक मंडे से पहले, और उसकी वजह से जो इनकी रेपुटेशन है वो काफ़ी बढ़ गई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार इनकी प्रिडिक्शन सही जाएगी। डॉक्टर माइकल जे बरी, उनकी भी काफ़ी प्रिडिक्शंस अभी गलत जा रही है। 2008 में उनकी जो क्रैश वाली प्रिडिक्शन थी वो काफ़ी सही गई थी। ठीक है, तो दोनों चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप अपना जो डिसीजन है वो काफ़ी अच्छे से ले पाओ। अब देखिए दोस्तों, एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर सिंपली यहाँ पे बताया गया है कि इन्वेस्टर्स शायद ज़्यादा पैसा नहीं बना पाए इंडिया में अगले साल। ये मार्क फेबर ने बोला है। कब बोला था? इसका आर्टिकल का टाइम अगर आप देखोगे तो 4 दिसंबर 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। क्या ये सही गए? डेफिनेटली 100% ये सही गए। आपने देखा कि अभी सिचुएशन क्या है। क्या इनको पहले से पता था कि ये वॉर होगी? नहीं। लेकिन उससे पहले क्यों इन्होंने प्रेडिक्ट किया? क्योंकि इनका जो फंडा है मार्केट को देखने का, वो इकोनॉमिकली वैल्यूएशन के हिसाब से देखना होता है। बाकी फैक्टर्स डेफिनेटली वो प्ले करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशन। और उसकी डिटेल में आपको दे चुका हूँ कि निफ्टी का पी अभी कितना है और उसमें हिस्ट्री में कैसा कुछ हुआ है, कितने पी पर आगे के 3 साल में कैसे रिटर्न्स बनते हैं। फिलहाल हम इनकी सुनते हैं। अभी का आर्टिकल आप देख सकते हैं जून 23, और इसमें इन्होंने प्रोडिक्शन की है कि इंडियन स्टॉक मार्केट यहाँ से 20% और नीचे जा सकता है, 20% नीचे। और यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि इनिशिएट तो कर दिया है बेयर मार्केट, लेकिन यहाँ से भी मार्केट नीचे जाएगा। और मेंशन कर रखा है कि नथिंग टू डू विद इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी से इसका कोई लेना देना नहीं है। सो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि इकोनॉमी अच्छा कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट चीप इनफ नहीं है इनके लिए बाय करने के लिए, यानी वैल्यूएशन यहाँ से और नीचे जानी चाहिए। अब वैल्यूएशन देखो, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नीचे तो जानी चाहिए। जिस तरह की सिचुएशन है, अगले कुछ क्वार्टर में नंबर्स आएंगे वो खराब जाएंगे क्रूड बढ़ने की वजह से। एफ आईज उसके बेसिस पे सेलिंग करती हैं, बट डी आईज की अच्छी खासी बाइंग हो जाती है, तो निफ्टी की जो वैल्यूएशन है वो कम नहीं हो पाती है। और आपको बताइए, वैल्यूएशन कम नहीं होती, मार्केट नहीं गिरते हैं, तो मार्केट लंबे समय तक साइडवेज चलते हैं, ना गिरते हैं ना चलते हैं। सो इस रेंज में अभी अपन फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि 2024 के अंदर मार्केट गिरा था, लेकिन रुपी डॉलर इक्विजिशन चेंज हुआ है वहां से अभी भी, यानी ये भी एक फैक्टर है कि डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है तो रुपीस गिर रहा है, तो मार्केट उस बेसिस पे ज़्यादा गिरना चाहिए, तभी एफ आईज जाके उसमें बाय करेंगे। सो ये पॉइंट है, यहाँ पे 20% गिरना चाहिए मार्केट, इनको ऐसा लगता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या ट्रिगर होगा मार्केट के गिरने के पीछे का, तो वो ये मेंशन कर चुके हैं कि नंबर्स आएंगे डिसअपॉइंटिंग, यानी अगले कुछ क्वार्टर खराब आएंगे। ठीक है, साथ में आप देख सकते हैं कि जो एशियन मार्केट है वो कैसे हैं। सो एशियन मार्केट ठीक है, बट काफ़ी स्पेक्युलेटिव है। कुछ कुछ मार्केट जिसमें साउथ कोरिया है, ताइवान है, क्योंकि ये मार्केट नहीं है, ये स्टॉक्स है एक तरह से। आप देख चुके हैं कि कैसे साउथ कोरिया का मार्केट कभी सर्किट में ऊपर कभी नीचे, क्योंकि ये हैंडफुल कंपनी के स्टॉक्स के ऊपर चलते हैं। आप देख सकते हैं कोरियन मार्केट ड्रिवन बाय 2-3 स्टॉक्स, सैमसंग और इस तरह की कुछ कंपनीज है।
उनके दम पे चलता है। सो इंडियन मार्केट, मैं आपको कल भी ये सब चीज़ें समझा रहा था कि अपना जो मार्केट है काफ़ी स्ट्रांग है। लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ मैं, शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, प्रॉब्लम चलेगी, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए जो बाकी एशियन मार्केट है सबको फेल करेगा इंडियन मार्केट, वो चीज़ आपको समझनी है। इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं? होल्ड करो कुछ कैश। सो ये इनकी एडवाइस है इन्वेस्टर्स को। सो आपको दोस्तों क्या कहना है इनको लेकर, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके व्यू इनके साथ में मैच होते हैं या नहीं होते हैं, वो आप नीचे लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं स्टॉक्स को लेकर। यहाँ पे आप आज देख चुके हैं आईटी कंपनी के स्टॉक्स गिरे हैं। आईटी क्रैश कर चुका है 2 से लेकर 3% के साथ में, और कल हमने आईटी में थोड़ा सा उछाल देखा था। सो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हुआ क्या था कल। आईटी कंपनीज चली थी, कुछ कुछ कंपनीज चली थी। कोफोर्ज हमने देखा चलता हुआ, टेक महिंद्रा हमने देखा ये लीड कर चुके थे गेन्स को। उससे पहले आईटी कंपनीज 2 दिन गिरी थी। अब एंथ्रोपिक के सीईओ ने लिस्ट किया है रिस्क फॉर एआई कंपनीज, यानी एआई कंपनी खुद चलाते हैं, बट एआई सेक्टर को लेकर, कंपनीज को लेकर कौन कौन से रिस्क है वो इन्होंने बताया। तो ऑब्वियस आईटी कंपनीज को उसमें फायदा होगा, क्योंकि एआई कंपनीज गिरेगी तो आईटी कंपनीज चलेगी। सो कल यही सिचुएशन बनी। बट ये एक दिन की न्यूज़ नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना, तो एक बार अपन इसको चेक करते हैं। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेंशन कर रखा है कि एआई कंपनीज को जो भी ये कैपेक्स कर रहे हैं, जो भी खर्चा कर रहे हैं बिलियन ऑफ डॉलर्स का, अगर उसको टिकाना है, उसको जस्टिफाई करना है, तो $100 बिलियन का रेवेन्यू भी देना होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा कि रेवेन्यू दिया ही नहीं है, क्योंकि देखो प्रॉफिट दो मत दो, रेवेन्यू आपका आना चाहिए। जैसे आप देखते हैं स्टार्टअप वाली कंपनीज में, सो अगर रेवेन्यू कम आया तो फिर कुछ कुछ कंपनीज तो एग्जिस्ट भी नहीं करेगी। सो एआई कंपनीज में देखो ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एआई इंफ्रा कोलैप्स होगा बहुत तेजी से, अगर वैसे नंबर्स नहीं आए जैसे इन्होंने खर्चे कर दिए। खर्चे तो देखिए बहुत कर दिए इन्होंने। अभी वाटर क्राइसिस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इनकी प्रॉब्लम के अंदर, प्रॉब्लम बढ़ाने के अंदर। सो वो सब चीज़ें आपको समझनी है। ऐसा नहीं कि आईटी कंपनीज को बेचकर या एआई कंपनीज में कम्प्लीटली आपने पोर्टफोलियो दे दिया, या हाफ आपने यूएस नैस्डैक को दे दिया, हाफ आपने इंडिया को दे दिया, वो बहुत बड़ी गलती होगी। यहाँ पे खुद आप देख सकते हैं एंथ्रोपिक का सीईओ ये कह रहा है, जिसमें इसका आईपीओ आएगा इस साल के आखिरी में। साथ में देखिए दोस्तों ये भी है कि ये जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं ये अनसस्टेनेबल हो जाएंगे अगर हम अचीव नहीं कर पाए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी धमाकेदार ग्रोथ चाहिए। अगर नहीं हो पाई तो फिर बहुत बड़ा स्लो डाउन आप देखोगे। और यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 1 साल का स्लो डाउन भी हो गया ना 100x ग्रोथ के अंदर, सो $1 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर अनसस्टेनेबल हो जाएगा। इतनी ज़्यादा फ्रेजाइल है एआई कंपनीज। सो ये रिस्क है जो काफ़ी लोग अभी देख नहीं रहे, और प्रीमियम पे प्रीमियम देते जा रहे हैं ईटीएफ्स को। कभी 20% का प्रीमियम है, कभी 19% का प्रीमियम है, तो ये थोड़ा सा समझना है। ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूँ, बाकी यहाँ पे रिमाइंडर में देना चाहूँगा आपको। साथ में इंडिया का जो बिगेस्ट इक्विटी फंड है वो कॉन्ट्रा बेट ले रहा है आईटी कंपनीज पे, यानी पराग पारिक। 2 बैट होगी कॉन्ट्रा बेट, जिसमें आप टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज के स्टॉक्स को लोगे। एक बैट होगी कि आप मार्केट के साथ में या ग्रोथ के साथ में चलोगे, जिसमें वो आईटी कंपनीज आप लोगे जहां पे नंबर्स अच्छा आ रहे हैं। सो कॉन्ट्रा बेट करना है तो टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज। अगर आपको चाहते हो कि हाँ मुझे अर्निंग्स के साथ में चलना है, तो फिर कौन कौन सी कंपनीज होगी उसको एक बार अपन चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे एसेंचर देखो आज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कल आई थिंक कल हम नहीं गिरे, आईटी कंपनीज नहीं गिरे 2% के साथ में। इन्फोसिस भी ठीक है, तेज है एडीआर। बाकी ये जो शीट है ना, इसको थोड़ा सा समझ के देखो। यहाँ पे सिंपल सा मैंने आपको कंपैरिजन करके बता रखा है कि कौन कौन सी कंपनीज एआई के दम पे या अच्छे प्रॉफिट्स निकाल रही है। ये Q4 के रिजल्ट है, जिसमें टीसीएस 12% के साथ में प्रॉफिट ग्रोथ दे चुका है, इन्फोसिस 20% के साथ में, कोफोर्ज का 3 डिजिट में प्रॉफिट है, परसिस्टेंट का आप देख सकते हैं, एलटीएम का देख सकते हैं, सेल्स पे आप इसमें नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा परसेंट ऊपर नीचे होगा कंसोलिडेशन और स्टैंड अलोन के बेसिस पे। बाकी मैं आपको रैंकिंग दिखा देता हूँ। देखो सबसे ऊपर आएगा आपका कोफोर्ज, फिर आएगा परसिस्टेंट, फिर आएगा एलटीएम। सेल्स में, प्रॉफिट में भी आप देख लो, सबसे पहले आएगा कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एलटीएम। ये हम काफ़ी पहले से डिस्कस करें इन 2 कंपनीज को। एलटीएम को भी चलो हम ले लेते हैं इसमें। अब सिचुएशन इतनी ख़राब है कि इससे काम नहीं चलेगा। आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देनी होगी, तब जाके स्टॉक आपके थोड़े से चलेंगे। अगर आपने अच्छी ग्रोथ दे दी
तो स्टॉक आपके नहीं चलेंगे। अगर आपने ख़राब ग्रोथ दे दी या कम ख़राब दी है तब भी आपके स्टॉक गिरेंगे, और बहुत ख़राब ग्रोथ देने में तो आपको पता ही है टीसीएस इन्फोसिस जैसी हालत होगी। देखो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। कोफोर्ज की ग्रोथ आपने देखी, स्टॉक का डायरेक्शन क्या है, अप ट्रेंड है। डे चार्ट आप देख लो सिंपल सा, ठीक है, रेसिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है। अगर मैं परसिस्टेंट का चार्ट देखूं तो कम से कम सपोर्ट नहीं तोड़ रहा है। डी चार्ट, अगर डी चार्ट के अंदर भी अपना छोटा रेसिस्टेंस लेता है तो 22% की ग्रोथ है। सो ऐसी कंपनीज में फोकस करना चाहिए। और एलटीएम का देखें चार्ट तो टीसीएस इन्फोसिस के कंपैरिजन में ठीक है, बट डाउन ट्रेंड में है। सो मार्केट रेस्पेक्ट दे रहा है कोफोर्ज को सबसे ज़्यादा, और वो भी इस वजह से कि फाइनेंशियल ईयर 27 अच्छा जाएगा, ये कंपनी ने गाइडेंस में कहा है। तो इन कंपनीज के ऊपर दाव खेलेंगे तब जाके कुछ हो सकता है। बाकी कॉन्ट्रा बेट करने वाले इन्वेस्टर्स फिर रेडी रहो, कुछ साल आपके खराब जाएंगे, हो सकता है आपने जहाँ से बाय किया वहाँ से स्टॉक आपके और नीचे गिर जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पिछले 2 वीडियोस आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।